नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। और 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ की आज की हमारी छठी क्लास है और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन में हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है रीतिकाल। आज से हम 5 क्लासेस अभी तक इसकी कर चुके हैं। आज की हमारी छठी क्लास है। 5 क्लासेस में से पहली क्लास तो हमने आदिकाल पर पढ़ी थी, आदिकाल पे पढ़ी थी, और बाकी की 4 क्लासेस उसके अलावा हमने पढ़ी हैं भक्तिकाल पर। भक्तिकाल के चारों जो धाराएँ हैं आपकी, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ये चारों धाराएं हमने भक्तिकाल के अंदर कंप्लीट कर ली हैं। तो ये वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो इसमें एक जो है एक प्लेलिस्ट बनाई गई है कि एलटी मैराथन नाम से, एलटी महामैराथन नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे की 5 क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की हमारी छठी क्लास है और आज हम लोग रीतिकाल पढ़ने वाले हैं। और रीतिकाल में से भी आज जो हम पढ़ेंगे, रीतिकाल में आप लोग देखेंगे कि रीतिकाल में एक तो पढ़ने वाले हैं हम रीतिकाल का सामान्य परिचय, इसके अलावा रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के नामकरण की प्रस्तोता कौन कौन रहे, रीतिकाल का मतलब क्या होता है, अलग अलग कवियों ने क्या क्या बताया, इसके अलावा रीतिकाल का पहला कवि कौन रहा, रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं और उदय कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ रीतिकाल का, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरी चीज़, हमने जो रीतिकाल में 3 मुख्य धाराएँ हैं पढ़ी हुई है, रीतिबद्ध धारा, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, उनमें से हमने रीतिबद्ध कवियों का आज अध्ययन करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास और पहला क्वेश्चन हम लोग रखने वाले हैं आज की क्लास का। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ए त्रिलोचन, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या डी मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, जल्दी बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इसका सही ऑप्शन होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। त्रिलोचन ने कहा है, त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है, अंधकार काल। त्रिलोचन जो कि एक आलोचक हुए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो बताया ही है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल ही कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तथा शुक्ल जी ने, इन दोनों ने मिलकर के रीतिकाल कहा और सामान्यतः भी रीतिकाल कहा जाता है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है अलंकृत काल, अलंकृत काल। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं कि ये सब। ठीक है, त्रिलोचन ने अंधकार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, शुक्ल जी ने और ग्रियर्सन ने रीतिकाल कहा और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में एक और चीज़ छूट जाती है इसमें कि रीतिकाल को कलाकाल किस आलोचक ने कहा? कलाकाल किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल या डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, तो रमाशंकर शुक्ल याद रखेंगे। इसके अलावा भगीरथ मिश्र, भगीरथ मिश्र भी आपने याद रखना है। भगीरथ मिश्र ने भी कलाकाल ही कहा है, भगीरथ मिश्र। ठीक है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भगीरथ मिश्र ने कलाकाल कहा। और बाकी हमने ऊपर देखा कि अंधकार काल त्रिलोचन ने, कलाकाल जो है शुक्ल रसाल ने, रीतिकाल कहा है ग्रियर्सन और शुक्ल ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, पूरी टेबल बना करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति के बारे में। यह कथन किसका है? रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार, रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार रीति के विषय में यह उक्ति किसकी है? तो बताइए यह उक्ति किसकी है? ए चिंतामणि, बी भूषण, सी मतिराम या डी देव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। चिंतामणि ने ये कहा है रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार। तो ये वाली जो पंक्तियाँ, तो प्रत्येक उसकी 4-5 पंक्तियाँ रीति के विषय में, ये आपको याद जरूर रखने हैं। ठीक है, भूषण की पंक्ति आपको याद रखनी। भूषण की पंक्ति मैं लिखा लेता हूँ। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये वाली है। ठीक है, तो मैं लिख ही लेता हूँ। सुकविन हूँ कि सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी, कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। तो ये है आपके भूषण। तो भूषण की पंक्ति ये है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका
कि सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। ठीक है, ये रीति के बारे में है। इसके अलावा मतीराम की भी पंक्ति बता देते हैं। इसके अलावा देव का आपने याद रखना है, देव का भी हम लिख लेते हैं। अपने अपने रीति के काव्य और कवि रीति, तो अपनी अपनी रीति के, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो ये 2-3 कथन आपने याद रखने हैं। ठीक है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार ये चिंतामणि का है। भूषण का हमने आपको बताया कि सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ, ये वाले भूषण की है। और अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति ये देव का है, ये याद रख लेना आप लोग। इसके अलावा याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। दरअसल यहाँ पे रीति थोड़ा सा अशुद्ध लिख लिया है। रीति आप लोग जानते हैं कि रीति कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। ए चिंतामणि को, बी भूषण, सी मतीराम या डी देव। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, ए चिंतामणि को। ठीक है, शुक्ल जी ने चिंतामणि को जो है आपका रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, इसके अलावा इसके रीतिकाल के प्रवर्तकों के बारे में एक केशवदास का भी नाम चलता है, केशवदास। ठीक है, और केशवदास को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो इन्हीं 2 लोगों के लेकर के नाम चलता है, एक तो चिंतामणि, एक केशवदास। तो इन दोनों में से जो है लोग जो है मानते हैं। बच्चन सिंह ने भी इसी को माना, चिंतामणि को ही माना, केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने मान रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकाल के उदय का कारण क्या था। तो रीतिकाल के उदय का कारण आपको बताना है इसमें से। ए मुगल सत्ता के केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होना, बी सामंतवादी स्थितियों का उत्पन्न होना, सी दरबारी कविता की गैर दरबारी कविता की तुलना में अधिक महत्व मिल जाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इसके सारे ही कारण इसके सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए रीतिकाल का समय आप लोग जानते हैं कि लगभग 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आकर देखते हैं कि मुगल शासन ठीक ठाक स्थापित हो चुका है। मुगल शासन के स्थापित होने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। मुगल शासक जब थोड़ा सा स्थापित हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे राज्य, तो सारे छोटे राज्य क्या आ गए, मुगल शासन के अधीन हो गए। मुगल शासन के अधीन हो गए, और मुगल शासन के अधीन जब हो गए, तो जब ये लोग मुगल शासन के अधीन नहीं थे तो आपस में काफ़ी लड़ते थे, लड़ते भिड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे। और युद्ध की वजह से क्या होता था, वीरता परक गीत भी होता था, वीर काव्य खूब भी लिखा जाता था, और श्रृंगार भी साथ में चलता रहता था। वीरता भी होती थी और श्रृंगार का वर्णन भी होता था दरबार में। लेकिन हुआ क्या, मुगल शासन स्थापित हो गया, जब एक बड़ी सत्ता स्थापित हो जाती है तो जो छोटे छोटे राज्य हैं मुगल शासन के अधीन, ए राज्य भी मुगल शासन के अधीन है, बी राज्य भी। तो इसके अलावा इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच अब लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीर काव्य के महत्व अपने आप ही समाप्त हो गया। वीर काव्य तो तभी लिखा जाएगा जब युद्ध होगा। अब युद्ध हो नहीं रहा है तो केवल और केवल क्या बचता है, श्रृंगार का ही स्कोप बच जाता है। और जब श्रृंगार का स्कोप बच गया तो क्या हो गया, रीतिकाल का उदय हो गया। तो ये इस तरह से ये कारण आता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगला इसमें देखना है, अगला जो था सामंतवादी स्थितियों का उत्पन्न होना। ये आपको बताया कि सामंतवादी स्थितियां फिर पैदा हो गई। ठीक है, और जो दरबारी कविता थी, यानी कि दरबार में जो कविता हो रही थी, उसको गैर दरबारी की तुलना में अधिक महत्व मिल गया। आप लोग जानते हैं कि जो भक्ति काल की कविता है वो जनता के बीच की कविता है। ठीक है, वो कहीं दरबार में नहीं लिखी गई, इसलिए वहाँ पे जनता की आवाज़ आपको भक्ति काल में मिलती है। लेकिन रीति काल में आप लोग देखते हैं कि दरबार की जो कविता थी वहाँ जो है दरबार की कविता की डोमिनेंस हो गई गैर दरबारी कविता की तुलना में। इस वजह से क्या हो गया, दरबार की कविता, और दरबार में केवल किस चीज़ का स्कोप बच गया, श्रृंगार का स्कोप बच गया। तो फिर श्रृंगार काल जो है, जैसा कि श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा भी है, अलंकृत काल जो है आपके मिश्र बंधुओं ने कहा भी है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थी रीतिकाल के उदय के कारण थे। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ें समझेंगे, तब जा करके आपका जो है बढ़िया अच्छे से आपके कुछ कठिन क्वेश्चन जो होते हैं वो आप कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की वजह से भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, कि रीतिकालीन कवि जो थे वो कविता के सौदागर थे। रीतिकाल के विषय में यह कथन किसका है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी बच्चन सिंह।
ठीक है। तो रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किस आलोचक ने कहा है, किस आलोचक ने माना है? जिसका सही उत्तर क्या होगा? कोई है जो जवाब दे सकेगा? नहीं भाई नहीं, नगेंद्र नहीं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह ने जो है इसको माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो क्या कहलाते हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त या डी रीति इतर। वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे वो क्या कहलाते हैं? तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहते हैं? रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। रीति सिद्ध कवि कौन है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन अपनी कविता के लेखन में लक्षणों का ध्यान जरूर रखा, यानी कि उनके कविता लिखते समय इन्होंने जो लक्षण होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं काव्य शास्त्र के, उनका ध्यान जरूर रखा है। और रीतिमुक्त कौन है? जिन्होंने लक्षणों का भी ध्यान नहीं रखा, एकदम स्वच्छंद रूप से अपनी कविता लिखी, उन्हें रीतिमुक्त कहते हैं। और जो पूरी तरह से इससे अलग है, जो श्रृंगारिक कविता थी उससे पूरी तरह से जो अलग थी, यानी कि जो श्रृंगार से अलग था, उसको रीति मुक्त कहते हैं। इसमें वीर काव्य आता है, थोड़ा बहुत जो वीर काव्य लिखा गया रीतिकाल में वो सब आता है। इसके अलावा नीति काव्य इसमें आता है, तो रीति इतर काव्य धारा वो है। ठीक है, श्रृंगारहीन जो यानी कि श्रृंगार से अलग जो कविता थी उसको रीति इतर कहते हैं। और ये जो सारी श्रृंगार की कविताएं थी आपको बताया, तो लक्षण ग्रंथ जिसमें लिखे गए उसे रीतिबद्ध कविता कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा लक्षण ग्रंथ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे। हमारा काम केवल यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ करके आंसर पढ़ करके जाना नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। लक्षण ग्रंथ क्या होता है ये आपको बता देते हैं। तो लक्षण ग्रंथ क्या होता है? रीतिकाल में एक चीज़ आनी शुरू हुई। मैंने आपको बताया कि जब मुगल सत्ता स्थापित हो गई और इस तरह से दरबार में कुछ था नहीं, तो श्रृंगार की कविताएं होती थी। अब क्या होता था, कवि ने कोई कविता लिखी और उस कविता में कोई मतलब प्रयोग किया, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा अच्छा सा अलंकार लगा लिया, ठीक है, या कोई बहुत ही अच्छा जो है काव्य शास्त्रीय काम कर लिया। अब जिनको कविता की समझ थी, जिनको क्या थी, कविता की समझ थी, तो वो लोग तो कविता को समझ रहे हैं और उस पर जो है तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और उसके अलावा बता रहे हैं कि वाह वाह क्या अच्छा प्रयोग कवि आपने किया है, बहुत अच्छा किया है, इस तरह से बता रहे थे। लेकिन जो राजा थे या जो सामंत थे वो तो उतने मतलब पढ़ने लिखने का उनका जो है मतलब रहता नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या कहा, ये क्या होता है, ये प्रतीप अलंकार क्या होता है, ये यमक अलंकार क्या होता है, या फिर श्रृंगार, ये जो है ये श्रृंगार रस क्या होता है, इसमें रस में क्या क्या है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है आसपास में दरबार में बात होती थी, लेकिन राजा को और सामंतों को समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो राजा ने कहा कि हमें भी समझाइए, तो उन्होंने जो है मतलब तो फिर उन्होंने क्या किया, जो कवि थे उन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथ लिखना शुरू किया। और लक्षण ग्रंथ में वो लोग क्या करते थे, लक्षण ग्रंथ में वो इस तरह से लिखते थे कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र का सिद्धांत है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिद्धांत लिख लिया, जैसे एक लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ विरोध सो लगत है, फॉर एग्जाम्पल एक लिखे बता देते हैं, जहाँ विरोध सो लगत है, होत न साँच विरोध, होत न साँच विरोध। अब ये एक लक्षण बता दिया, ये विरोधाभास अलंकार का जो है एक लक्षण बता दिया, कविता के रूप में विरोधाभास अलंकार समझा दिया कि जहाँ विरोध से जैसा विरोध का भाव प्रकट सा होता है, लेकिन दरअसल अगर आप देखेंगे तो उसमें विरोध होता नहीं है। विरोधाभास अलंकार का ये लक्षण बता दिया। अब लक्षण बता करके काम चल नहीं सकता है, उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो ऐसी कविता इसके ठीक नीचे लिखनी पड़ेगी, लक्षण के नीचे उदाहरण में ऐसी कविता लिखनी पड़ेगी जिसमें विरोधाभास अलंकार आ रहा हो। तो विरोधाभास अलंकार वाली कविता लिख ली। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार वाला कोई पंक्ति इसमें से बना करके लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रंथ लिखे गए उसको कहा जाता है लक्षण ग्रंथ। ये लक्षण और उसका उदाहरण कविता के रूप में लिख लिया, लक्षण लिखा उसके उदाहरण लिखा, लक्षण लिखा उसका उदाहरण लिखा, इस तरह से जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा जाता है लक्षण ग्रंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे लक्षण ग्रंथ। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीतिबद्ध कवि कौन से नहीं है इनमें से? ए केशवदास, बी बिहारी लाल, सी चिंतामणि या डी पद्माकर। रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो सबसे पहले तो आपने जो एलटी का जो लेवल होता है उसमें यही चीज़ याद करनी है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन कौन है और रीति मुक्त कवि कौन कौन है। तो एक लिस्ट आपने ये भी बनानी है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त की अलग अलग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत
मतलब ये तो प्रौर तुक्का होगा अगर एग्जैक्टली यही पूछ लिया जाए विकल्पों सहित तो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन सा है, रीति मुक्त कवि कौन सा है, उसके बारे में आ सकता है। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि घनानंद इनमें से किस प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या रीति इतर। तो आपको आना चाहिए कि घनानंद क्या है, रीति मुक्त कवि हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे फिर उसमें, लेकिन इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि या फिर डी पद्माकर। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल क्या है, रीतिबद्ध नहीं है, रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है। अब थोड़ा बहुत रचनाएं भी प्रत्येक उसके देखने हैं, आज हमने केवल रीतिबद्ध कवि ही देखने हैं। तो बताइए कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है। तो कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है, इसका सही उत्तर होगा आपके पास, हाँ बताइए, केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि या फिर पद्माकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। जो चिंतामणि कह रहा है उसका सही है। कविकुल कल्पतरु क्या है, तो ये होते हैं लक्षण ग्रंथ। इसमें भी क्या किया गया होगा, जैसे किसी भी चीज़ का उदाहरण दे दिया और मतलब लक्षण लिखा और फिर उसका उदाहरण दे दिया। तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। अगला देखिए, ललित ललाम किसकी रचना है, मतीराम की, बिहारी की, चिंतामणि की या पद्माकर की। तो ललित ललाम किसकी रचना है आपकी, मतीराम की। ठीक है, मतीराम की अन्य रचनाएं देखेंगे कुछ। एक तो है इनकी ललित ललाम तो है ही, इसके अलावा एक है रसराज। रसराज, ललित ललाम सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा एक और रचना है अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका। और इसके अलावा एक और याद रखनी है आपने, वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी। और एक और रचना है फूल मंजरी। फूल मंजरी। तो ये 3-4 रचनाएं, रसराज, ललित ललाम मोस्ट फेमस। इसके अलावा ये भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मतीराम की 4-5 रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और फूल मंजरी। ये फूल मंजरी क्या है, फूल मंजरी में 60 दोहे हैं और प्रत्येक दोहे में एक फूल की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन जो है, और इस तरह से 60 दोहों का संग्रह है फूल मंजरी। ठीक है, तो मतीराम का रचना संसार ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमने मतीराम का लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, इसी लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अलंकार पंचाशिका के अंदर क्या है, उसका वहाँ से कोई डेप्थ वाली चीज़ इतना कहीं भी नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं। इसमें पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक कवि की कुछ पंक्तियां, एक 2 काव्य पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो इस तरह की तैयारी आप करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताइए, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ये पंक्तियां किसकी हैं। ए बिहारी, बी मतीराम, सी भूषण या डी घनानंद। तो इसकी सही उत्तर क्या है आपका, सी भूषण। ये क्या, इसका मंस क्या है, तेज जो है जिस प्रकार से, यानी कि तेज यानी कि रोशनी, तम अंश पर यानी कि अंधेरे के एक हिस्से पर। ठीक है, कान्हा जिमि कंस पर यानी कि कृष्ण जिस प्रकार से कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो उसी तरह से जो मलेच्छ वंश है उस पर क्या है, शेर शिवराज जो है उनका विनाश करते हैं। ठीक है, जिस तरह से कृष्ण कंस का विनाश करते हैं, रोशनी जो है अंधेरे का विनाश करती है, उसी तरह से शिवराज क्या है, मलेच्छ वंश का, यानी कि जो शत्रु है औरंगजेब की सेना, उनका जो है विनाश करते हैं। तो भूषण जो है शिवाजी महाराज के, आपको जानते हैं कि दरबारी कवि थे, तो उनका जो है ये पंक्ति है। बहुत प्रसिद्ध है ये वाला छंद, ये कवित्व कि इंद्र जिमि जंभ पर, बाणव सु अंग पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारीवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये वाला कि तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो ये कविता आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वाली जो है ये है। तो एक तरफ मतलब ये कविता किस तरह से है, जिस तरह से ये वाले इस पर ये वाला शत्रु, इस वाले शत्रु पर ये करते हैं। जैसे इंद्र जिमि जंभ पर, तो इंद्र का शत्रु है जंभ, इस तरह से है ना। रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, रावण घमंडी पर, रघुकुल राज है यानी कि राम है। तो इस तरह से शत्रु, 2 आपसी शत्रुओं का मिला करके तुक बना रखा है और फिर शेर शिवराज अंतिम, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये वाला कवित्व भूषण का है।
पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, अगला ही क्वेश्चन ये आपको बता दिया हमने कि कौन है। भूषण जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, सुख सागर तरंग किसकी रचना है? सुख सागर तरंग किसकी रचना है? केशवदास की, मतीराम की, देव की या भूषण की? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है देव की रचना है। ठीक है, देवदत्त इनका पूरा नाम था। और सुख सागर तरंग के अलावा आपने 2-3 रचनाएं और ध्यान रखनी है देव की। सुख सागर तरंग तो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, अगर देव के पूरे रचना क्रम में देखेंगे तो सुख सागर तरंग का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 1-2 रचनाएं और हैं देव की ही, जैसे भाव विलास, भाव विलास एक रचना है। इसके अलावा शब्द रसायन एक यार रचना है, भाव विलास, शब्द रसायन। ठीक है, देव चरित्र वो तो याद ही रख लेंगे, देव से ही याद रखा जा सकता है। इसके अलावा जाति विलास एक है। तो ये 2-3 रचनाएं देव की याद रखेंगे तो जरूरी है। सुख सागर तरंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी का क्वेश्चन हमने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है ये किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है, रसलीन की रचना, भिखारी दास या फिर भूषण? तो किसकी रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली? तो ये रचना है आपकी पद्माकर की। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली क्या है? अनूपगिरी के जो हिम्मत बहादुर नाम के राजा थे, देखो हुआ क्या कि इन सब में भी रीतिकालीन कवियों में थोड़ा बहुत ऐसे होते थे जो मुगल शासन से थोड़ा बहुत विद्रोह कर लेते थे, है ना। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने तो ठीक ठाक जंग छेड़ी ही उनके खिलाफ, तो उनका तो वीर काव्य मिलता ही है। भूषण जो है वीर रस के कवि प्रमुख रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो और ये भी क्या है, वीर रस प्रधान महाकाव्य। अनूपगिरी के हिम्मत बहादुर का चरित्र चित्रण इसमें, हिम्मत बहादुर, तो इनका जो है वीर काव्य है, इनका जो है वीरता का वर्णन इसमें मिलता है, प्रबंध काव्य है। और ये आपने याद रखना है पद्माकर की रचना है। ठीक है, तो ये एक वीर रस प्रधान महाप्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य आपको कई बार बताया गया है, जो रोज पढ़ रहे होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये किसकी पंक्तियां हैं? अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, पद्माकर, रसलीन, भिखारी दास या फिर भूषण? तो ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? रसलीन की। रसलीन की ये पंक्ति याद रखोगे बहुत है। ठीक है, इसी तरह से एक दो कवि, जैसे भूषण की वो आपको बताया मैंने आपको, जो इंद्रजमी जंभ पर वाला है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है वाला कवित, वो आपने याद रखना है। और रसलीन का ये वाला याद रखेंगे। आगे आगे कवियों का और आता रहेगा, वो आपको बताते रहेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को जो है कवि भूषण की उपाधि किसने दी? राजा छत्रसाल, शिवाजी महाराज, सोलंकी राजा रुद्र या फिर डी महाराजा प्रताप सिंह? तो किसने दी है? तो कौन सा सही है इसका सही जवाब? राजा छत्रसाल, शिवाजी महाराज, सोलंकी राजा रुद्र या महाराजा प्रताप सिंह? तो इसका सही उत्तर है सोलंकी राजा रुद्र। तो रुद्र शाह इनका पूरा नाम था, और जो है कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी भूषण को। ठीक है, तो इसलिए इनका भूषण भी इसीलिए नाम है, अन्य नाम तो इसका इनका कुछ और था। ठीक है, अगला देखिए, ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली जो इनकी पंक्ति है। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ठीक है, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां भी याद रखनी है, और ये भी याद रखना कि ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, ए पद्माकर, बी रसलीन, सी भिखारी दास या डी भूषण? तो इसका सही उत्तर है भिखारी दास। तो भिखारी दास की रचना, भिखारी दास की पंक्तियां हैं, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगला देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ठीक है, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल? ये नहीं लिखा है, नहीं है अगली पंक्ति। ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं, चलो। अली कली ही सो बंध्यो, सो बंध्यो, आगे कौन हवाल? तो ये जो दोहा है, ये दोहा किसका है? ए पद्माकर, बी रसलीन, सी भिखारी दास या डी बिहारी? तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये वाला जो दोहा है ये किसका है?
ये है बिहारी का। ठीक है, और इस दोहे के बारे में प्रसिद्ध है कि जो इस राज्य में बिहारी रहा करते थे, वहाँ हुआ क्या कि जो राजा थे वो एकदम दिन भर जो है नृत्यांगनाओं के साथ और उन्हीं के साथ रहते थे और राजपाट चौपट हो रहा था। ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत थी नहीं कि कैसे समझाएं राजा को कि राजकाट संभालो, यहाँ जो है गड़बड़ चल रही है लगातार। इसलिए बिहारी से कहा गया कि बिहारी जी आप समझाइए राजा को। तब बिहारी ने जो है ये कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, कि न तो यहाँ पराग है न यहाँ मीठा शहद है, नहीं विकास एक काल, न इस काल में विकास होने वाला है। तो अली जो है वो कली के साथ ही बंधा हुआ है, यानी कि राजा क्या है उन्हीं के साथ जो है भोग विलास में व्यस्त है। आगे कौन हवाल, यानी कि आगे कौन देखने वाला है। तो इससे क्या हुआ कि माना जाता है कि इस दोहों को सुनने के बाद राजा जो है अपना काम ठीक करने लग गया। ठीक है, उसके बाद भोग विलास छोड़ा और राजा ने जो है राजपाट संभाला। तो ये दोहा इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला दोहा याद रखेंगे। बिहारी के 1-2 दोहे आपने याद रखेंगे। कल की जो क्लास होगी वो बिहारी स्पेशल होने वाली है। ठीक है, यानी रीति सिद्ध की। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगिनी चारू गोराई, कुंदन को रंग फीको लागे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बड़ी प्रसिद्ध है और ये भी आपको बतानी है किसकी है। पद्माकर की है, रसलीन, भिखारी या फिर मतीराम। इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है मतीराम। ठीक है, मतीराम की पंक्तियां हैं, कुंदन को रंग फीको लागे जल के अति अंगिनी चारू गोराई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। किसकी पंक्ति है? भिखारीदास, बिहारी, देव या चिंतामणि। तो ये वाला जो पंक्ति है कि अभिधा उत्तम काव्य है, जो अभिधात्मक रूप से लिखा जाता है वही काव्य उत्तम है। ये वाली जो बात किसने कही है? ये कही है देव का दोहा। ये देव का ये वाला दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये दोहा जरूर याद रखना आपने देव का। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अगला देखिए, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइए खेलन होरी। पद्माकर की पंक्ति है, रसलीन की पंक्ति है, भिखारीदास की पंक्ति है या फिर मतीराम की पंक्ति है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइए खेलन होरी। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? यह है पद्माकर की पंक्ति। ठीक है, पद्माकर की ये वाली पंक्ति याद रखें। तो मैं प्रत्येक कवि की 1-1, 2-2 पंक्तियां जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। पद्माकर की ये वाली पंक्ति जरूर याद रख लेना, ये पूछी जा सकती है। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कौन सा नहीं है अगेन फिर से बताना है। मतीराम, केशवदास, घनानंद या फिर चिंतामणि। तो बताइए फटाफट, आपको इसमें टाइम भी मिलेगा और इस सवाल का जवाब आपको देना ही है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सबको जवाब देना है। कौन रीतिबद्ध नहीं है? ढूंढिए इसमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है। हाँ ठीक, इसका सही जवाब है घनानंद। घनानंद क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, और बाकी सब रीतिबद्ध कवि हैं। इनमें से केशवदास की रचना नहीं है। तो आपको बताने इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रसविलास या फिर जहांगीर जस चंद्रिका। तो इनमें से केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से बताइए फटाफट। केशवदास पढ़ना जरूरी है, केशवदास इंपॉर्टेंट आदमी है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रसविलास। ठीक है, तो रसविलास जो है केशवदास की रचना नहीं है, यह चिंतामणि की रचना है, जिनकी रचना कविकुल कल्पतरु भी है। पीछे एक क्वेश्चन में बताया गया है आपको। चिंतामणि की, रसविलास इनकी रचना है। रसविलास और रसराज में वो मत करना भाई कंफ्यूजन। रसराज जो है मतीराम की है, रसविलास है चिंतामणि की। ठीक है, इसके अलावा केशवदास की कुछ और रचनाएं भी आपने देखी हैं। रामचंद्रिका तो है ही, रसिक प्रिया भी है, रसविलास भी है, जहांगीर जस चंद्रिका नहीं, रसविलास तो चिंतामणि की है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है ही। इसके अलावा एक और 2-3 और आपने देखनी है। एक है रतन बावनी, रतन बावनी। ठीक है, इसके अलावा है वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देव चरित। जहांगीर जस चंद्रिका इसमें विकल्प है ही। इसके अलावा एक और रचना है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। और इसके अलावा छंदमाला, ये छंदों के विवेचन संबंधी है, छंदमाला। और इसके अलावा एक और है 12 मासा। 12 मासा एक परंपरा है तो है ही। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं केशवदास के। कविप्रिया, कविप्रिया इसमें नहीं लिखा गया ना। हाँ, कविप्रिया भी है, कविप्रिया।
कवि प्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है। इसके अलावा रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला और 12 मासा। तो ये केशवदास की रचनाएं हैं, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से केशवदास का लक्षण ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो लक्षण ग्रंथ नहीं है केशवदास का? केशवदास का तो है लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं है। लक्षण ग्रंथ पे ध्यान देना। लक्षण ग्रंथ पीछे आपको बताया गया क्या होता है। कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया या फिर छंदमाला। तो केशवदास का लक्षण ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है केशवदास का लक्षण ग्रंथ नहीं। कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है, छंदमाला भी है। यानी कि इनमें क्या किया गया है? वही अगेन, यानी कि उदाहरण के साथ साथ यानी लक्षण उसमें बताए गए हैं काव्य शास्त्रीय नियमों पर, और उस पर फिर उनको जो है ब्रजभाषा में ट्रांसलेट किया है और फिर जो है उसको उस पर उदाहरण भी लिखे हैं। तो वो लक्षण ग्रंथ कवि प्रिया भी है ही, रसिक प्रिया है और छंदमाला है। विज्ञान गीता जो है ये एक तरह से जो कृष्ण मिश्र का एक वो नाटक था प्रबोध चंद्रोदय नाम का। कृष्ण मिश्र का एक नाटक था प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत नाटक था ये, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है ये, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद विज्ञान गीता, ठीक है। इसके अलावा ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक जो रचना है अब इसमें कवि प्रिया। तो कवि प्रिया जो है ये इंद्रजीत सिंह की जो प्रेमिका थी, कवि प्रिया, इंद्रजीत सिंह जो राजा थे, इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका को शिक्षा देने के लिए, यानी कि काव्य की शिक्षा देने के लिए, अगेन वही सब है ना, सामंतों को जो है शिक्षा देनी है तो लक्षण ग्रंथ लिखना पड़ेगा काव्य की शिक्षा देने के लिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, शिक्षा देने के लिए लिखा गया। तो कवि प्रिया की जो रचना की थी राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनकी प्रेमिका को काव्य की शिक्षा देने के लिए, ठीक है। और प्रेमिका का नाम था प्रवीण राय। तो उतना आप लोग नहीं भी रखेंगे यार, तो ये ध्यान रखना है, इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका को काव्य की शिक्षा देने के लिए लिखा गया कवि प्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवि जो होली तथा अन्य त्योहारों के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको जरूर याद रखना है कि होली तथा अन्य त्योहारों के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ए पद्माकर, बी रसलीन, सी भिखारीदास या डी मतीराम। इसका सही उत्तर है आपका पद्माकर। पद्माकर की मैंने आपको बताया था कि नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आई खेलन होरी। तो होरी क्या है? होली का वर्णन है। तो त्योहारों के वर्णन के लिए बड़े प्रसिद्ध आते हैं आपके पद्माकर, ठीक है। तो पद्माकर जो है त्योहार तथा होली का वर्णन करने में बड़े जो है सिद्धहस्त कवि माने गए। इसके अलावा एक और कवि हुए सेनापति, जो कि आपके रीति सिद्ध कविता में आएंगे। सेनापति को माना जाता है एकदम प्रकृति चित्रण का कवि। प्रकृति चित्रण कहीं या ऋतु वर्णन कहीं, प्रकृति चित्रण तथा ऋतु वर्णन का सबसे अद्भुत कवि कोई हुआ तो सेनापति हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने। तो ये थे आज के हमारे कितने क्वेश्चन? 25 प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न तो संख्या में 25 हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसमें हमने भीतर से कम 70 से 80 फैक्ट्स हमने कम से कम आज की 30-32 मिनट की क्लास में हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम हो, लेकिन फैक्ट और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चलना चाहिए। सिलेबस आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में, ये हमारा इसमें मकसद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपने शेयर करना है, वीडियो को करना है आपने लाइक, चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है। और फिलहाल के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।